नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी शंकर पांडे फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल जीएस टिप्स में। साथियों, निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, जो कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा और इसके तीनों कोर्स में हमको हर हाल में 14 दिसंबर से पहले प्रवेश कर लेना है। साथियों, इसके प्रश्नोत्तरी को कैसे हल करना है आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। एक बात का विशेष रूप से हमको ध्यान रखना है कि इस प्रश्नोत्तरी को हल करते समय देखेंगे कि कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके सारे ऑप्शन मिलते जुलते हैं, लगेगा कि सब में वही वही तो लिखा हुआ है, तो इसको बहुत ध्यान से करना है। आपका जो ऑप्शन है हो सकता है कि पहली बार में पहले नंबर पर जो ऑप्शन दिया हो, दूसरी बार में तीसरे नंबर पर दे दिया होगा, तो अपने को क्रम याद नहीं करना है कि इसका पहला है, वीडियो में पहला उत्तर बता रहा है तो हम भी पहला कर दें, क्योंकि हो सकता है हमारे वीडियो में किसी प्रश्न का पहला ऑप्शन सही होगा तो आप में वह ऑप्शन तीसरे नंबर पर हो सकता है दिया हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है। पहला है अभिक्षमता परीक्षण, दूसरा नैदानिक परीक्षण, तीसरा छानबीन परीक्षण और चौथा है उपलब्धि या अचीवमेंट परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उपलब्धि परीक्षण में यह निश्चित किया जाता है कि बच्चे ने क्या हासिल किया। अभिक्षमता में भी उसकी क्षमता का अध्ययन किया जाता है। नैदानिक परीक्षण वह होता है जिसमें विद्यार्थी अगर किसी काम को करता है, कोई चीज़ हम अगर उसको सिखा रहे हैं और वह सीख नहीं पा रहा है, तो जहाँ जहाँ वह गलतियाँ करता है और किस कारण से उन गलतियों को करता है इसका पता लगाया जाता है, तो उसको हम नैदानिक परीक्षण कहते हैं। तो इसमें जो नैदानिक परीक्षण का उत्तर है सही होगा, इसको क्लिक करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। वह क्या कर रही है? पहला है सीखने के रूप में आकलन, सीखने का आकलन, सीखने पर आकलन और सीखने के लिए आकलन। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस प्रश्न का मतलब ये हुआ कि बच्चों से जितने भी बच्चे होमवर्क करते हैं सारे बच्चों के होमवर्क को वो लेती है और चेक करती है, देखती है कि कौन सा बच्चा कहाँ गलती कर रहा है। तो उन गलतियों को वो पकड़ती है कि अधिकांश बच्चे यहाँ गलती कर रहे हैं, तो उनके लिए फिर एक नया कार्य योजना बनाती है कि किस प्रकार से उन गलतियों को सुधारा जाए। तो इसमें जो सीखने के लिए आकलन है ये वही कर रही है कि जब बच्चे सीख रहे हैं तो कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, तो सीखने के लिए आकलन जो है वो सही उत्तर होगा। इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। पहला, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, मतलब कि जो भी माध्यमिक शिक्षा मंडल है, चाहे स्टेट बोर्ड है, चाहे सेंट्रल बोर्ड है, उसके ऊपर से जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, उसको कम करने के लिए। ऐसा तो नहीं है। दूसरा, यह समझना के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। तीसरा है, अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए। और चौथा है, शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने के लिए। तो इसमें यह उत्तर कि यह समझना के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है, सतत और व्यापक आकलन के लिए आवश्यक है। तो इसका जो दूसरा है इसमें हम क्लिक करके आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। खुले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन और छात्रों की रैंकिंग। तो इसमें स्पष्ट है कि जो छात्रों की रैंकिंग है यह कहीं से भी कोई पढ़ाई का हिस्सा नहीं हो सकती, इसलिए छात्रों की रैंकिंग क्लिक करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जा सकता है। समूह गतिविधियों से मतलब है कि बच्चों का एक ग्रुप बना दिया जाए। जैसे मान लीजिए 40 बच्चे हैं तो 10-10 के 4 ग्रुप बना दिया जाए और कोई काम दे दिया जाए, आप ग्रुप में कीजिए, एक काम को सब लोग मिल करके कीजिए। तो इसमें कौन सी भावना का विकास होगा? इस प्रश्न का अभिप्राय यही है। इसमें उत्साह की भावना, उत्साह तो बढ़ती ही है, अनुशासन, सहयोग, नेतृत्व की भावना। तो ये चारों जो गुण दिख रहे हैं वो सब इसमें कहीं ना कहीं मेल खाते हैं इस प्रश्न के उत्तर से, और लगभग सभी उत्तर इसमें सही ही हैं। लेकिन जो सबसे अधिक सही उत्तर है, सहयोग की भावना का विकास होता है। एक दूसरे से सहयोग ले करके, सहयोग दे करके वो लोग काम को करते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक काम दे दिया गया कि जाओ तुम लोग सब्जी बनाओ, तो उसमें कोई
क्या करेगा, कोई प्याज काट रहा है, कोई मटर छील रहा है, कोई आलू उबाल कर रहा है, कोई उबालने के बाद छील रहा है, कोई मसाला पीस रहा है, तो एक दूसरे का सहयोग करते हुए ये काम करते हैं। तो इसी प्रकार से जब भी हम समूह गतिविधियां कराते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग की भावना का विकास होता है बच्चों में। इसमें क्लिक करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है छात्र अधिगम मानदंड, जिसको कि अंग्रेजी में बेंच मार्किंग भी कहते हैं, का हिस्सा है। छात्र अधिगम मानदंड हिस्सा है किसका? सीखने के रूप में आकलन का, दूसरा सीखने के आकलन का, और तीसरा है सीखने के लिए आकलन का, और सीखने पर आकलन का। तो सीखने के रूप में आकलन का मतलब कि बच्चा सीख रहा है उस रूप में, सीखने के लिए आकलन का मतलब कि बच्चा सीखने के लिए क्या कर रहा है, क्या प्रयास कर रहा है उसका आकलन, सीखने पर आकलन मतलब बच्चा जब सीख जाता है तब जब आकलन किया जाता है, और अगला है सीखने का आकलन। तो इसमें जो 4 उत्तर दिया है और चारों उत्तर थोड़े से शब्दों का हेर फेर है, एक आध शब्द का, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका उत्तर होगा सीखने का आकलन। ये दूसरे में इसमें दिया है, हो सकता है आपके प्रश्न में आगे पीछे कर दे। उसके बाद क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन SBA की मुख्य विशेषता है? SBA यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट, उसको हिंदी में विद्यालय आधारित आकलन कहते हैं। इसमें उसकी विशेषता क्या है? जो विद्यालय आधारित आकलन है इसकी मुख्य विशेषता क्या है? 4 उत्तर दिया हुआ है। सामग्री आधारित गतिविधि, दूसरा योग्यता आधारित गतिविधि, तीसरा प्रशिक्षण ड्रिल आधारित गतिविधि, और चौथा जो है शिक्षक केंद्रित गतिविधि। इसमें जो योग्यता आधारित गतिविधि है ये सही लग रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आकलन का उद्देश्य क्या है? जो भी आकलन हम स्कूल में, कक्षा में या किसी भी फील्ड में करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? तो पहला उत्तर दिया है किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, दूसरा है छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना, ये भी कुछ हद तक सही है। किसी छात्र को अंक प्रदान करना, आकलन करने के बाद अंक भी प्रदान किया जाता है। किसी एक विषय में छात्र का परीक्षण करना, ये तो सही नहीं लगता। इसमें जो पहला है किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, ये आकलन का उद्देश्य होता है। आकलन का उद्देश्य ही होता है गुणवत्ता, मतलब जैसे छात्र का आकलन कर रहे हैं तो छात्र कितना गुणी है, कितना गुणवान है, उसका निर्णय लेना। अगर हम किसी वस्तु का आकलन कर रहे हैं, मान लीजिए 2-4 वस्तुएं हैं, हमको टीवी लेने बाजार जाना है तो 4-5 कंपनियों के टीवी को देखेंगे और उनके गुणों को मिलाएंगे कि किसमें स्पीकर ज़्यादा है, किसमें आजकल तो स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी आ गया है तो किसमें रैम ज़्यादा है, कौन ज़्यादा टिकाऊ है। तो ये उसके गुणवत्ता के बारे में जो निर्णय लेते हैं यही हमारे आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना ये सही उत्तर है। इसको क्लिक करते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना क्या है? सीखने का आकलन है, नैदानिक आकलन है, सीखने के लिए आकलन है और सीखने के रूप में आकलन है। ये भी कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें जो सीखने का आकलन है ये सही उत्तर होगा। इसमें क्लिक करेंगे और आगे की ओर बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, अधिगम का अनुवीक्षक आकलन क्या है? पहला सारांशित आकलन का, रचनात्मक आकलन का, सीखने के आकलन का और नैदानिक आकलन का। इसमें 4 उत्तर दिया है। इसमें रचनात्मक आकलन का उत्तर सही होगा। इसको क्लिक करके आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आ गया सबमिट टू कंटिन्यू। टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10, क्वेश्चन स्किप्ड 0, मतलब कि 10 क्वेश्चन थे, 10 का आंसर मेरे द्वारा दिया गया और कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया गया। इसको मैं सबमिट कर देता हूं। सबमिट करने के बाद देखिए आता है योर स्कोर इज 10 आउट ऑफ 10, यू कैन रीड्यू द असेसमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर। अगर 10 से कम आता है तो आप रीड्यू बटन को दबा सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से थोड़ी सी सावधानी रखकर हम 10 में 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं और अपने दिमाग में भी बहुत अच्छे से किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, ये सारा चीज़ हम जान सकते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।